पेपर 3 में अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, अपना भाग रखता है सिलेबस में। तो अर्थशास्त्र का सिलेबस कंप्लीट करेंगे मुख्य परीक्षा के तहत। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र के बेसिक पर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग वो बेसिक पे वीडियो ज़रूर देख लें, 1-1.5 घंटे का, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर अर्थशास्त्र पढ़ने में और मज़ा आपको आएगा। तो चलिए अवधारणाओं को लेते हुए जो आपके सिलेबस में है, पूरे सिलेबस पे एक नज़र डालेंगे आज से। मुख्य परीक्षा के लिए है तो थोड़ा सा लंबा ये प्रोसेस चलेगा, समझते हुए चलेंगे जो मेन चीज़ें हैं, टू द पॉइंट। फिर करंट अफेयर्स में आ जाएंगे। सामान्यतः अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण व उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये एक सामान्य परिभाषा है। सूक्ष्म स्तर पर अगर कोई परिभाषा दी जा सकती है तो ये एक अच्छी परिभाषा मानी जा सकती है। लेकिन हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक क्षेत्र में अर्थशास्त्र का इतना महत्व हो गया है कि अब इसको शब्दों में इनकी परिभाषा को गढ़ना बहुत ही कठिन है, बहुत दुर्लभ कार्य है। फिर भी एक सामान्य परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र की अवधारणाओं का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभाजन रेगनर फिश ने किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अन्य कार्य भी इनके थे, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। समष्टि माइक्रो इकोनॉमी को कहते हैं, बड़े अर्थशास्त्र को कहते हैं। व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमी को कहते हैं, अर्थात छोटे अर्थशास्त्र को कहते हैं। अर्थात छोटे स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं आर्थिक क्रियाओं का तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत किसी देश के अंदर विभिन्न, किसी समूह में, किसी गांव में, किसी परिवार में, किसी फर्म में या कोई व्यापारिक समूह के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जब इन सभी को मिला करके हम राष्ट्र स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो वो मैक्रो हो जाएगा, वो समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। तो जहां हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग पूर्ति, बाजार, महंगाई या फिर जो महंगाई में कमी होती है, बाजार मूल्य, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वहीं समष्टि के स्तर पर हम देश के आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, जीडीपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनका अध्ययन करते हैं। तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो जाता है। अब जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहली अवधारणा, सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा आपके सिलेबस में आती है, वह है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कई प्रकार की होती है, लेकिन मुद्रास्फीति होती क्या है यह जानना बहुत आवश्यक है। तो मुद्रास्फीति का सामान्यतः अगर अर्थ देखें, अगर बहुत ही व्यवहारिक अगर इसका परिभाषा देनी हो, समझाना हो किसी को, तो इसका मतलब ये है कि पैसा बहुत हो गया है मार्केट में, पैसा बहुत है खरीदने के लिए सामान, लेकिन वस्तु जो है उसकी उपलब्धता कम हो गई है। ठीक है, तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत घट जाएगी। ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मुद्रास्फीति वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की एक दशा है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का मूल्य निरंतर बढ़ता जाता है। इससे मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ जाती है। मतलब आज 2 रुपए की अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी तो 2 रुपए में वो वस्तु कल को नहीं आ पाएगी, 20 में भी लेना मुश्किल हो जाएगा। तो मुद्रा तो आपके पास बहुत रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू घट जाएगी, अर्थात वैल्यू वस्तु की ज़्यादा हो जाएगी। फिर किसी भी कीमत पे लोग खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। इससे क्या होगा, अगर गरीब है तो गरीब होता जाएगा और गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसकी आय तो बढ़ी नहीं उस हिसाब से, लेकिन मूल्य बढ़ गया वस्तु का, तो गरीबी बढ़ती गई। लेकिन दूसरी तरफ अमीर व्यक्ति, पैसा बढ़ गया उसके पास, क्षमता बढ़ गई उसकी। इससे क्या होता है, बहुत आर्थिक असमानता उत्पन्न हो सकती है। मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा अगर
कोई खतरा होता है तो आर्थिक असमानता बढ़ने पर होता है। आर्थिक असमानता एक बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव होता है मुद्रास्फीति का। मुद्रास्फीति के कई प्रकार होते हैं, कारक के आधार पे और दर के आधार पे। ये हमेशा बुरी नहीं होती है, कहीं कहीं अर्थव्यवस्था के लिए सही भी होती है। तो आइए हम इसका विस्तृत अध्ययन थोड़ा सा करेंगे। तो मुद्रास्फीति, जैसा कि मैंने बताया कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की एक दशा है जिसमें एक देश की मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी होती है। इससे हमारे बचत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो हमारी बचत है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उपभोग को ये महंगा कर देती है। उपभोग को महंगा कर देती है। पैसा कितना भी कमा लो, बचत नहीं होती। यही कारण है कि यह समय था जब लोग 5,000 10,000 सैलरी पाते थे, बहुत ज़्यादा होती थी वो सैलरी उनके लिए, और उसमें बचत भी कर लेते थे अच्छी खासी। आज 5 लाख भी कमाइए तो वो खर्च हो जाती। क्यों? उपभोग व्यय बढ़ गया है। उपभोग पर जो हमारा नियंत्रण है और जो खर्च है, दोनों ही बढ़ गए हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उच्च वर्ग पे तो नहीं पड़ता। उच्च वर्ग चलो ठीक है, वो कमा ही रहा है पैसे, उसके पास पैसे जितने ज़्यादा होंगे, जिस तरह मुद्रास्फीति बढ़ेगी उनके पास पैसे भी उतने आते जाएंगे और उनको भोग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अपनी ज़रूरत की वस्तुएं किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। इससे प्रभाव पड़ता है मध्यम, और उससे भी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है निम्न वर्ग पे। समाज के उच्च वर्ग के पास तो अधिशेष होता है, पहले से ही पैसे इतने होते हैं, वे संपत्तियों में निवेश करके अपना पैसा और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, उनके पास बचत अवशेष दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो पूंजी में अपने बढ़ोतरी करते हैं, इससे उनकी आय बढ़ती जाती है, आय बढ़ती जाती है, आय बढ़ती जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब वर्ग जो है, मध्यम वर्ग है, उसकी आय नहीं बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाती है, वस्तु का मूल्य का दाम और सेवाओं के मूल्य का दाम बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होती है, उनकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है। ठीक, ये मुद्रास्फीति का चरम बिंदु होता है जब ऐसा होता है। ठीक है, इसके साथ ही मूल्यों में जब बढ़ोतरी होती है तो मुद्रा की क्रय क्षमता में जब कमी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात मुद्रा का मूल्य घट जाता है, तो ऐसी मुद्रा जिसकी क्रय क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। उस समय ऐसा होता है कि जैसे कि 10 पैसे एक समय था, चलता था, मुद्रास्फीति बढ़ी तो 10 पैसे में कोई भी वस्तु आप खरीद नहीं सकते थे, तो उसकी क्रय क्षमता शून्य हो गई। 20 पैसे में कुछ नहीं खरीद सकते थे, 54 में 25 पैसे में आप कुछ नहीं खरीद सकते थे। तो जब उसकी क्रय क्षमता शून्य हो जाती है, ऐसी भी मुद्राएं हो जाती है जिनकी क्रय क्षमता शून्य हो जाती है, तो ऐसी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। भारत में ऐसे कई 20 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, इन सबको चलन के बाहर कर दिया गया है। 50 पैसे ये भी चलन से बाहर हैं वैसे, लेकिन अभी भी कुछ नियंत्रण के साथ, कुछ नियमों के साथ इनको प्रचलन में रखा गया है। जैसे 10 रुपये के भुगतान के लिए 50 पैसे के सिक्के प्रयोग किए जा सकते हैं। वहीं 2 रुपये के भुगतान के लिए 50 पैसों से कम सिक्के प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब इनको अनुमति अभी है, लेकिन ये बाजार में प्रचलित नहीं है, बाजार में प्रचलन से बाहर है। मुद्रास्फीति के कई प्रकार होते हैं। इनको कारक के आधार पे और दर के आधार पे विभिन्न स्तरों में बांट सकते हैं। अगर कारक के आधार पे बात करें तो मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति, जैसा कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मांग जब बढ़ जाए किसी अर्थव्यवस्था में, मांग बढ़ जाए किसी वस्तु की या वस्तुओं की या सेवाओं की, तो जब मांग डिमांड बढ़ जाती है तो मुद्रा का वैल्यू घट जाता है और वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। तो इसको मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था में मांग की बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था में तरलता या पैसा जो है, मुद्रा जो प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो जो उपभोक्ता होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उपभोग की वस्तुएं मौजूद हों तो उपभोक्ता सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास उपभोग की वस्तु हो। यदि इस
बढ़े हुए मांग की सही मात्रा में सही समय पर आपूर्ति सुनिश्चित न की जा सके, मतलब आज डिमांड है वैगन आर कार की, मान लीजिए डिमांड है, और उतनी मात्रा में बाजार में वैगन आर कार नहीं है, तो क्या होगा, जो मौजूद वैगन आर कार है उसके दाम में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आप कितनी भी मुद्रा अपने पास रख लो, आप वैगन आर नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो फिर बोली वाला सिस्टम हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा दाम बढ़ा सकेगा कंपनी, बढ़ा सकेगी, उसके फ़ायदे के लिए चीज़ हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा प्रतिस्पर्धा रहित बाज़ारों में होता है। मतलब अगर व्यापार पे किसी का एकाधिकार हो, कार केवल एक ही कंपनी बनाए, तो फिर वो दाम में बढ़ोतरी करती चली जाएगी, डिमांड बढ़ती चली जाएगी उसकी कार की, जितना भी रख दे। तो आपको यहाँ से मैं जोड़ना चाहता हूँ कि क्यों प्रतिस्पर्धा आवश्यक होता है मार्केट में। ठीक है, इसीलिए आवश्यक होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर सके, वस्तु और सेवाओं के मूल्य को नियंत्रित किया जा सके, वो आसमान उनके दाम न छूने पाए। तो मांग जनित मुद्रा और उनके गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो, दोनों कई चार्ज सारे होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है। तो मैंने आपको बताया कि अब अगर सही समय पर, जब जिस समय डिमांड है उस समय जो मांग है उसको बैलेंस न किया जा सके, उसकी पूर्ति न की जा सके, सुनिश्चित न की जा सके, तब मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। और तरलता में यह बढ़ोतरी जो होती है, जो ये पैसे में बढ़ोतरी होती है लोगों के, रोजगार में बढ़ोतरी के कारण, आय में बढ़ोतरी के कारण, साथ ही कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति के कारण हो सकती है। कई कारण हो सकते हैं कि लोगों के पास पैसा अचानक बढ़ जाए, तब ये स्थिति आ सकती है। पैसा बढ़ेगा तो आप क्या सोचोगे, आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाए तो आप सोचोगे ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद लें। तो सबके पास अगर पैसे अधिक हो जाएं तो सभी यही सोचने लगेंगे, सभी एक साथ मार्केट में पहुंच जाएंगे, और वहाँ पहुंच करके क्या आपको फिर वो कौन सी मूवी थी पहले, चाय किसको मिलेगी, ये वाला जो अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा वाली थी, तो वहाँ पे या तो आप गुंडागर्दी से वस्तु खरीद लो, वो संभव है नहीं, कानून का शासन है, तो फिर वहाँ पर मुद्रा की वैल्यू घट गई, पैसे लेकर हाथ में खड़े हैं, लेकिन बेचेगा वो किसको, जो ज़्यादा दाम देगा। तो इससे क्या होगा, मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी, वस्तु की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी को मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक सामान्य प्रक्रिया है, साधारण प्रक्रिया देखने को मिलती है। रोजगार के अवसर तो निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि पिछले वर्षों में कोविड-19 के कारण देखा गया कि रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और तमाम ऐसे प्रोग्राम चलाए कि लोगों की आय में कमी ना हो, लोगों की आय में कमी ना हो। तो ये तो सरकार ने प्रयास किए। कुछ समय के लिए तो रोजगार विहीन एकदम से हो गया था ये, तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। अगर कोविड-19 के काल को छोड़ दें तो रोजगार अक्सर उत्पन्न होते रहे हैं। तो जब पैसे आएंगे, आय में बढ़ोतरी होगी, निरंतर अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास करती जाती है, लोगों में आय बढ़ोतरी होती जाती है, पैसे होते जाते हैं। यही कारण है कि वस्तुओं का मूल्य, वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है वो बढ़ता जाता है। महंगाई इसका प्रत्यक्ष असर आप देख सकते हैं। महंगाई क्यों बढ़ी है, क्योंकि लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है। पहले की तुलना में लोगों की आय बढ़ी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। इससे क्या होगा, आय बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, मुद्रास्फीति भी उसी तरीके से बढ़ेगी और मुद्रा का मूल्य उस तरह से घटता जाएगा। तो क्या रोजगार उत्पन्न करना अर्थव्यवस्था के लिए घातक है? नहीं, घातक नहीं है। लेकिन रोजगार ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर इसमें बैलेंस न किया जाए, आपूर्ति के अनुसार बैलेंस न किया जाए, जितनी बाजार की क्षमता है उसके अनुसार बैलेंस न हो, तब तो लूट मच जाएगी, तब जो है लूट मच जाएगी। इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं रोजगार के अवसरों को। केवल उतने ही रोजगार, अब आप लोग सोचते हो ना कि क्यों सबको रोजगार नहीं दे देती सरकार। सरकार के पास क्षमता है, बिल्कुल क्षमता है। क्षमता तो ये भी है कि नोट छाप दे खूब ढेर सारा मशीन से, सबके पास पैसे हो जाएं। कोई दुकानदार बचेगा? सबका बाल गंजा कर देंगे आप। तो नहीं, बैलेंस किया जाता है।
आपूर्ति और मांग आपूर्ति में बैलेंस अगर नहीं किया जाएगा, लोगों की आय और बाजार की क्षमता में अगर बैलेंस नहीं किया जाएगा, तो फिर लूट मच जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ठीक है, कितना भी पैसा आप कमा लो फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा उसका, क्योंकि कुछ रहेगा ही नहीं मार्केट में, तो आप खरीदोगे क्या। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस चीज को। इसीलिए दूसरे शब्दों में कहा जाए इसको, सकारात्मक शब्दों में, तो बेरोजगारी की दर में कमी तो अनिवार्य है, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, है ना, कल्याण के लिए जरूरी है। लेकिन मुद्रास्फीति का नियंत्रण रहना उतना ही अनिवार्य है, अर्थात मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करना उतना ही अनिवार्य है जितना रोजगार के अवसर उत्पन्न करना अनिवार्य है। इसे ही नायरू क्या कहते हैं, NAIRU, नॉन एक्सेलरेशन इन्फ्लेशन रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं। ठीक है, नॉन एक्सेलरेशन इन्फ्लेशन रोल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इसको नैरू भी कहते हैं, जिसका हिंदी उच्चारण बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर, क्या कहेंगे, बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर। तो एक बेरोजगारी का सैद्धांतिक स्तर होता है ये, जिसके नीचे मुद्रास्फीति बढ़ने की उम्मीद होती है। तो मुद्रास्फीति का स्तर कंट्रोल रहे और बेरोजगारी भी कंट्रोल रहे, ये दोनों ही अवधारणाएं इसमें निहित हैं। सबसे पहली बार 1975 में, प्रीलिम्स के लिए जानते रहिएगा, 1975 में फ्रैंको मोदियानी और लुकास पापडेमोस, इन दोनों ने इस अवधारणा को पेश किया था, नायरू को। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की मुद्रास्फीति को समझिए, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति या लागत जन्य मुद्रास्फीति, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जब वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में लागत ही बहुत ज़्यादा लग जाए तो फिर उसका मूल्य तो अपने आप बढ़ जाएगा, तब भी मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वस्तु का दाम यहाँ पर शुरू से ही बढ़ जा रहा है, लागत ही ज़्यादा है तो मूल्य भी अधिक होगा, और मूल्य अधिक होगा तो धन का मूल्य, पैसे का मूल्य घट जाएगा। तो इस तरह की मुद्रास्फीति को लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष तौर पर ये मांग से संबंधित नहीं है, मांग बढ़े न बढ़े, लेकिन फिर भी यहाँ पे मूल्य बढ़ जा रहा है। जैसे कि अभी मर्सिडीज़ है और उसकी मांग तो बहुत ज़्यादा है, और उसका मांग तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लागत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मूल्य बहुत ज़्यादा है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, लेकिन मांग ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह की मुद्रास्फीति क्या कहलाएगी, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाएगी। तो इसमें प्रक्रियाओं में जो बनने की प्रक्रिया है उत्पाद या सेवा के, उस प्रक्रिया में महंगाई आ जाती है ना। किसी सेवा में, अब जैसे किसी की सैलरी आपने बढ़ा दी, सेवा में 300 करोड़ की मूवी बना दी आपने। अब जब 300 करोड़ की मूवी का उत्पादन करेंगे तो आप 200 करोड़ भी कमा लो, फिर वो 100 करोड़ तो आपको घाटा ही होगा ना। तो आप उसके टिकट की दर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे मार्केट में। जो उसमें पैसे लगाने वाले होंगे उनको आप महंगा, जो प्रक्रिया में बेचे जाते हैं, जो राइट्स बेचे जाते हैं, वो महंगा कर देंगे अपने आप, है ना। तो इस तरह से अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि जो कच्चा माल है, जो उत्पादन की प्रक्रिया में लगता है, या अन्य किसी प्रकार की लागत जैसे कि मजदूरी, है ना, तनख्वाह आदि बढ़ जाए, महंगे हो जाएं, तो जो अंतिम उत्पादित वस्तु होगी वो अपने आप महंगी हो जाएगी। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अक्सर महंगा हो जाता है। जैसे वर्तमान में कच्चा तेल महंगा हो गया है तो डीजल स्वतः महंगा हो गया, पेट्रोल स्वतः महंगा हो गया, प्राकृतिक गैस स्वतः महंगा हो गया। तो उत्पादन प्रक्रिया में मुख्य स्रोत होने के कारण अन्य उत्पादित वस्तुएं चूँकि
पेट्रोल ही महंगा हो गया तो अन्य जो इनसे पेट्रोलियम उत्पाद होंगे वो अपने आप महंगे हो जाएंगे। ये बात हुई। इसको क्या कहेंगे? लागत जनित मुद्रास्फीति कहेंगे। अब तीसरे प्रकार की जो मुद्रास्फीति है संरचनात्मक मुद्रास्फीति है। संरचनात्मक मुद्रास्फीति को समझने के लिए आपको समझना होगा, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। संरचनात्मक मुद्रास्फीति हमारी व्यवस्था से उत्पन्न होती है। अब देश का, अब ये मान लीजिए देश है, इस कोने में प्याज का उत्पादन हो रहा है, खूब प्याज का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे प्याज की डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्याज खाने वाले यहाँ पे बहुत लोग हैं, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए एक व्यापारी है, ये भी प्याज उगाता है, ठीक है, ये भी प्याज उगा रहा है। अब यहाँ पे बहुत प्याज उत्पादन हो रहा है, अधिशेष है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है परिवहन की, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, और न तो शीत गृह है भंडारण के लिए, रखने के लिए, न तो भंडारित हो पा रहा है, न तो परिवहन हो पा रहा है इसका यहाँ तक। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ का जो 50% या 70% है माल, वो ख़त्म हो जाएगा, सड़ के नष्ट हो जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये महाशय जो हैं थोड़ा सा प्याज जो उगा रहे हैं, ये अपना मूल्य बढ़ा देंगे, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ वाले खरीदेंगे जितने भी दाम में बेच जाए। तो इस तरह की जो मुद्रास्फीति है, इसी तरह के एक और चीज़ समझ सकते हैं, काला बाजारी जिसको कहते हैं, जमाखोरी, है ना। जब प्याज का मतलब कि सीजन चल रहा है, उस समय प्याज यहाँ से ख़रीदा इन्होंने और यहाँ अपने भंडार गृह में रख लिया, सस्ता प्याज खरीद करके। अब समय देखते हुए जब प्याज का सीजन नहीं रहा, प्याज की डिमांड तो उतनी ही है भैया, तब इन्होंने अपना गोदाम खोल दिया, और गोदाम खोल दिया तो लुटाई मच गई, जिसके पास जितना पैसा उतने दाम में वो प्याज खरीद रहा है। तो ये व्यवस्था के अंदर उत्पन्न होती है, व्यवस्था का ये दोष होता है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति जो होती है। तो ये 3 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। तो भंडारण और वितरण में जो समस्या से उत्पन्न होती है मुद्रास्फीति, उसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में अमूमन ये तीनों ही स्फीतियाँ पाई जाती हैं, तीनों ही स्फीतियाँ मुद्रास्फीतियों का यहाँ पर देखा जाता है प्रभाव। और मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है भारत में? जिम्मेदारी किसको है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की? तो अपने आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। लेकिन आरबीआई का जो नीतियां होती हैं वो मूलतः मांग जनित मुद्रास्फीति पर प्रभाव डालती हैं, इस पर नियंत्रण वो करने का काम करती हैं। बाकी संरचनात्मक मुद्रास्फीति ये सरकार इस पर नियंत्रण कर सकती है, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, कड़े कानून बनाए जाए, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। आरबीआई तो नहीं करेगा ना, गवर्नमेंट करेगी, भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो ये काम सरकार कर सकती है। लेकिन मूलतः मुद्रास्फीति नियंत्रण करने का काम जो है आरबीआई का है, क्योंकि मांग जनित मुद्रास्फीति का प्रभाव ये सर्वव्यापी है, हर सेक्टर में देखा जाता है। तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीतियों के माध्यम से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति पर ही सीमित प्रभाव डाल सकती है, या डाल सकी है, सीमित प्रभाव डाल सकी है। यह बैंकों के माध्यम से प्रवाहित होने वाली तरलता को नियंत्रित कर सकती है, ब्याज दर घटाकर या बढ़ा करके, जो विभिन्न आपको बैंक दर हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, एसडीआर है, सीएलआर है, इन सीआरआर है, इन सब में वृद्धि या कमी के द्वारा ये नियंत्रित करती है मुद्रास्फीति को, ठीक है, बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है। वहीं अगर लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति की बात की जाए तो आरबीआई का इस पर प्रभाव नगण्य है। आरबीआई का नियंत्रण अत्यधिक सीमित है इस पर, तो इनको आरबीआई नियंत्रित नहीं कर सकती है। एक प्रकार से अगर ये कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार का सम्मिलित योगदान फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात मांग जनित को अगर छोड़ दें तो बाकी दोनों मुद्रास्फीतियों को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों का, हमारे व्यवस्था का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यवस्था का जो कदम होते हैं इनके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मौद्रिक नीतियों के साथ साथ राजकोषीय नीतियां भी मुद्रास्फीति के लिए सामान्य रूप से या साधारण रूप से महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम आरबीआई के साथ साथ, आरबीआई के रूल्स के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? राजकोषीय नीति की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आया पूरी बात? तो राजकोषीय नीति हम इसीलिए बनाते हैं
कि हमारी लागत जनित और संरचनात्मक जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रित रहे। तो इस तरह से मुद्रास्फीति अगर देखें तो इसको नियंत्रित करने में आरबीआई, केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों का, तीनों का योगदान, तीनों के कदम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अर्थात तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दर के आधार पे भी विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीतियों की चर्चा होती है, विभिन्न प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, अर्थात यहाँ पे मुद्रास्फीति का जो परसेंटेज है, जो वृद्धि दर है या मुद्रास्फीति की जो दर है, उसके आधार पर भी मुद्रास्फीति को विभाजित किया जाता है विभिन्न प्रकारों में, जिसमें पहला प्रकार है रेंगती हुई मुद्रास्फीति का। इस रेंगती हुई मुद्रास्फीति को काफ़ी अच्छा माना जाता है। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की जो दर है 3% हो, कितनी, 3% लगभग हो, 3% या आसपास हो, तो ऐसी स्थिति को, इस तरह की मुद्रास्फीति को रेंगती हुई अर्थव्यवस्था या रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत होता है। रेंगती हुई जो मुद्रास्फीति हुई है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत देती है। क्यों अच्छा संकेत देती है? इससे ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में मांग भी कायम है, मुद्रास्फीति अर्थात मांग कायम है, लेकिन मुद्रास्फीति की दर कम है। इसका मतलब मुद्रास्फीति नियंत्रित है, मुद्रा का मूल्य उतना नहीं घटा है, और मांग को और मुद्रास्फीति को, मुद्रा की आपूर्ति और वस्तु सेवाओं की मांग को, दोनों को और आपूर्ति को, सबको नियंत्रण में रखा गया है, सब बैलेंस्ड है। अक्सर आप विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये स्थिति देखोगे, ठीक है। दूसरे प्रकार की है चलती हुई मुद्रास्फीति। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति 3% से अधिक हो और 10% से कम हो या 10% तक हो, तब इसे चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे भारत जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, उसमें चलती हुई मुद्रास्फीति पाई जाती है। इसमें असामान्य चीज़ें देखनी पड़ती है। कहीं कहीं पर मुद्रा का मूल्य घट जाता है, कहीं कहीं पर मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। कुछ सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य घट जाता है, कुछ सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो यहाँ पे असामान्य स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तीसरी जो मुद्रास्फीति है, इसको भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब 10% से भी ज़्यादा अगर मुद्रास्फीति हो जाए और 30% तक रहे, तब इसे भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और यह सबसे बुरी स्थिति होती है किसी अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत बुरी स्थिति होती है। ये बहुत बुरा संकेत होता है भागती मुद्रास्फीति। मतलब 10% से अधिक मुद्रास्फीति हो जाए, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा जा रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुद्रा का मूल्य बहुत घट गया है, तो इसको भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। और अंतिम जो स्तर है चरम मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से बिल्कुल बाहर हो जाए, भगवान भरोसे हो जाए, राम भरोसे हो जाए, तब इसे चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। यह मुद्रास्फीति की सबसे बुरी, भागती हुई तो ठीक है, सामान्यतः दिखती है। चरम मुद्रास्फीति कुछ कुछ देशों में दिखाई पड़ती है, वो देश पूरी तरह अर्थव्यवस्था उनकी चौपट हो जाती है। तो चरम मुद्रास्फीति ऐसे देशों में होती है। यह मुद्रास्फीति की सबसे बुरी दशा मानी जाती है। ऐसी स्थिति में मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है वो नगण्य हो जाती है। मुद्रा कितना भी रहे, 500 रहे, 1000 रहे, लाख रुपए रहे, कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपको सामान मिलेगा ही नहीं जिसकी आपको डिमांड है, ठीक। तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब शून्य हो जाता, मुद्रा की क्रय क्षमता लगभग नगण्य हो जाती है। अतः लोग वस्तु विनिमय प्रारंभ कर देते हैं, एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु ले लेते हैं, ये वस्तु विनिमय पुनः प्रारंभ कर देते हैं, और मुद्रा का मूल्य पूर्णतः खत्म हो जाता है। मुद्रा कोई चाहता ही नहीं, किसी को कितना पैसा तो लेगा ही नहीं, क्या करेंगे लेकर के, मिट्टी है। वस्तु का मूल्य, फिर वस्तु विनिमय होने लगेगा। तो चरम मुद्रास्फीति की स्थिति वर्तमान समय में, आधुनिक समय में कोरी कल्पना है। कहीं कहीं हो सकता है देखने को मिले, लेकिन विश्व के बड़े जो देश हैं, विकासशील देश, विकसित देश, यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है।
भागती हुई मुद्रास्फीति में ही अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। चरम मुद्रास्फीति तो एकदम ही अराजक व्यवस्था उत्पन्न कर देगी, सरकार का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। लोग आपस में ही ये आर्थिक जो व्यवहार है वो करने लगेंगे, मुद्रा कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बैंकों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट अध्याय में हम लोग संकुचन, मुद्रा संकुचन, स्टैगफ्लेशन, अपस्फीति, संस्फीति, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे ग्राफ के साथ, ताकि परीक्षा में जब आए तो आप ग्राफ के साथ अगर प्रस्तुतिकरण करें तो आपको आनंद आए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुख्य परीक्षा की क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो 9453775039 पे संपर्क करके कोर्स की जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं।